जब हम बीज बोते हैं तो एकदम वृक्ष नहीं बन जाता वो, इट टेक्स टाइम। वैसे ही जो आज आप हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो अगर किसी रिश्ते में आपको कदर ना मिल रही हो, अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड ट्रीट कर रहा हो, तो वहां पर रहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। भारतीय संस्कृति के अंदर कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीजन होता है कि हम लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सो हेलो हाय, क्या हालचाल एवरीवन, माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट। सो आप ये इमेज मेरे पीछे देख करके समझ गए होंगे। सो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज के सेशन में, आज के इस क्लास में शुरू करने जा रहे हैं सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, जब बात आती है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए पेड़ पौधे, एनिमल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे, देखेंगे कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फ्लोरा और फोना का डिक्लाइन हुआ, कैसे हम उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या कुछ करा वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को बचाने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने, कम्युनिटीज का उसमें क्या रोल रहा, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखिए बच्चा, जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो हमारे अर्थ पर काफी सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और सबसे खास बात यहां पर क्या है कि एक बायोडाइवर्सिटी अपने सराउंडिंग में हमें देखने को मिलती है। स्पेशली जब हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी हमें अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास देखने को मिलती है। जब बात आती है बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ अराउंड अस। यानी कि हमारे आसपास अर्थ पर जो अलग अलग तरीके की लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी में रखते हैं। तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। ह्यूमंस इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं। तो जब बात आती है भारत की, सो इंडिया इज ऑल्सो वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फोना। भारत के अंदर भी आपको अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और जो हम ह्यूमंस हैं, व्हाट वी ह्यूमंस आर डूइंग, हम ह्यूमंस इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रह रहे हैं। और एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम हमें यहां पर देखने को मिलता है जिसमें हम ह्यूमंस इन प्लांट्स, एनिमल्स के ऊपर क्या है बच्चा? डिपेंडेंट है। अगर आप देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, सो वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स, एनिमल्स अराउंड अस। तो ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम हमारे आसपास बना हुआ है, हम ह्यूमंस इसमें, या कहें प्लांट्स इसमें, एनिमल्स इसमें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी शेयर करते हैं। और इस सब पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सो अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर समझने की कोशिश करें, तो देखिए, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब क्वालिटी ऑफ एयर जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, सॉइल जो हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करती है, उस सबको कहीं ना कहीं रिक्रिएट करने का काम करते हैं। कैसे कैसे प्लांट्स एयर को रिक्रिएट कर रहे हैं? तो आप सब जानते हो कि अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो भैया ऑक्सीजन कहां से लोगे? व्हाट प्लांट्स डू? प्लांट्स बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वही ऑक्सीजन फिर हम इस्तेमाल करते हैं। सो दीज प्लांट्स आर सिंपली प्योरीफाइंग द एयर अराउंड अस। साथ ही साथ जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आती है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? हमारे सॉइल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उसके एनरिचमेंट में, उसके रिक्रिएशन में।
तो कहीं ना कहीं ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर आप देखते हैं कि चाहे कोई प्लांट्स हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे हम ह्यूमंस हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हर एक जीव का अपना अपना रोल है। प्रकृति कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि हर किसी का अपना एक डेजिग्नेटेड रोल गिवन है। और इन सब चीजों में, इस पूरी प्रोसेस में जो जंगल हैं, पेड़ हैं, फॉरेस्ट हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। बचा, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो आपको कुछ भी चाहिए हो, ऑक्सीजन चाहिए हो तो जंगल से मिलेगी क्योंकि पेड़ जंगल में है। लकड़ी चाहिए हो फर्नीचर बनाने के लिए, वो जंगल से मिलेगी, पेड़ जंगल में है। सो फॉरेस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बचा, एनिमल्स के लिए नेचुरल हैबिटेट का, जहां पर एनिमल्स जाकर के रह सकें, तो जंगल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एंटायर इकोलॉजिकल सिस्टम। तो देखिए, जब बात आती है फ्लोरा एंड फोना की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो आई होप आप सब लोगों को पता ही है कि जब बात आती है फ्लोरा की, तो फ्लोरा होता है बेसिकली प्लांट्स के लिए। फ्लोरा मींस प्लांट्स एंड फोना मींस एनिमल्स। तो जब भी बात आती है इंडिया को लेकर के, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू फ्लोरा एंड फोना। भारत के अंदर भी आपको अलग अलग तरीके के बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, वैरायटी ऑफ लाइफ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। अलग अलग तरीके के प्लांट्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भारत के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एंड मजे की बात क्या है कि जो चीजें आज हमारे सामने हैं ये तो बहुत छोटा है, यानी कि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। कहा जाता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि जो चीजें आप अपनी सराउंडिंग में आज तक देखते आए हो उसका ट्वाइस या थ्राइस तो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड अदर देन दिस, जब बात आती है हम लोगों की, तो देखिए भैया, हमसे औरों की खुशी कहां देखी जाती है। सो व्हाट वी ह्यूमंस डिड, हम लोगों ने इस डाइवर्स फ्लोरा और फोना को, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके साथ हम इंटीग्रेटेड है, हमारी लाइफ जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हमने बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करा। उसका हम लोगों ने क्या करा बच्चा, एक मिस यूज करा, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, और आज हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है वो क्यों है? बिकॉज वी टुक प्लांट्स, एनिमल्स अराउंड अस, बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस इन अ वेरी फॉर ग्रांटेड वे। तो अगर किसी रिश्ते में आपको कदर ना मिल रही हो, अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड ट्रीट कर रहा हो, तो वहां पर रहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये हमें दिखा रहे हैं कि भैया हमको फॉर ग्रांटेड ट्रीट किया, हमारी इंपॉर्टेंस अब पता लगेगी तुम्हें। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं कि भैया पेड़ लगा लो, पौधे लगा लो। तो नेचर से हम बच्चा काफी कुछ सीखते हैं। नेचर अराउंड अस टेल अस सो मेनी थिंग्स, एंड अगर आप समझदार हो तो आप उससे काफी कुछ सीख सकते हो। जैसे कि जब हम बीज बोते हैं तो एकदम वृक्ष नहीं बन जाता वो, इट टेक्स टाइम। वैसे ही जो आज आप हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो नेचर से काफी कुछ सीखने जैसा है। तो देखिए, जब बात आती है फ्लोरा एंड फोना इंडिया की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से फ्लोरा फोना का यूज किया, और कहीं ना कहीं ओवर यूटिलाइजेशन से या काफी सारी चीजों से आज के समय पर हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में हैं वो लगातार घट रहे हैं, उनका डिप्लेशन हो रहा है। तो उसके पीछे के कारण क्या है? सबसे पहला कारण आता है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। देखिए, 1951 से लेकर के 1980 की अगर हम यहां पर बात करें तो 26,200 यानी कि 26,200 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट एरिया जो है उसको हमने एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जिस भूमि पर पहले जंगल हुआ करता था उसको अब हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने पेड़ पौधे काट दिए। साथ ही साथ अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करो, सेंट्रल इंडिया की बात करो,
तो यहां पर बहुत बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हुआ बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आप सब लोग जानते ही हो, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा ही है। लैंड को क्लियर कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, फिर उस पर जो है खेती बाड़ी करी जाती है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बहुत बड़े लेवल पर हमने क्या करा, फॉरेस्ट को कट करा। और फॉरेस्ट के कट करने से क्या हुआ बचा कि यहां पर लैंड डिग्रेडेशन हमें होता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, भाई अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को ठहरने के लिए हमें घर भी देना है, लोगों के ट्रैवल के लिए हमें रोड्स भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो जो लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए, अगर आप 1952 से डेटा उठा करके देखो तो 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट का जो है हम लोगों ने क्लियर कर दिया डैम्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाने में। अगर एग्जांपल के तौर पर देखो तो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है हमारा, उसको बनाने के लिए 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हमने कट करा। तो कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हमारा जो फॉरेस्ट एरिया था वो लगातार डिप्लीट हुआ। लगातार हमने अपने जंगलों को, फॉरेस्ट को साफ करा, क्लियर करा। इसके अलावा भी अगर हम यहां पर देखें तो माइनिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है। जिस तरीके से मिनरल्स को हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से मिनरल्स को हम माइनिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करो तो यहां पर क्या होता है, डोलोमाइट माइनिंग होती है। और इस डोलोमाइट माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है कि लगातार जो आसपास का एरिया है वो खतरे में है, आसपास का जो बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में है। और जो वहां की नेचुरल स्पीशीज है, जो वहां पर प्लांट्स, एनिमल्स हमें देखने को मिलते थे, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि जब अगर बुक्सा टाइगर रिजर्व में लगातार जंगल काट दिया जाएगा तो क्या होगा, टाइगर्स के रहने की जगह नहीं होगी, जो नेचुरल पेड़ पौधे हैं वो खत्म होते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ आसपास का जो एरिया है, जैसे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो बाकी के एनिमल्स थे, फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स वगैरह भी यूज करते थे निकलने के लिए भैया रास्ते के तौर पर, तो क्या हुआ कि वो भी खतरे में है, उनको भी अब जगह नहीं मिल रही है। अक्सर हम खबर देखते हैं, अक्सर हम न्यूज़ देखते हैं कि शेर कॉलोनी के अंदर आ गए, हाथी कॉलोनी के अंदर आ गए, लोगों के घरों के आसपास आ गए, चीता घूमता हुआ दिख रहा है। तो भैया वो नहीं आए, आप उनके घर में जाके बैठ गए हो, आपने उनका जंगल क्लियर कर दिया, जो उनका नेचुरल हैबिटेट था वो खत्म कर दिया, तो वो तो आएंगे ही ना भाई, उनका तो एरिया है, इलाका है वो। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस जो हमारा आज के समय का फ्लोरा और फोना है वो लगातार डिप्लीट कर रहा है। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से, माइनिंग की वजह से और भी बहुत सारी चीजों की वजह से हमने लगातार क्या करा, डिफॉरेस्टेशन करा, पेड़ पौधे जंगल काटे, जिस वजह से जो नेचुरल स्पीशीज थी वहां की, जो वहां के प्लांट्स, एनिमल्स थे, उनका नेचुरल हैबिटेट लगातार डिक्लाइन करता चला गया। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आज के समय पर देखने को मिलती है अपने सराउंडिंग में। अब देखिए क्या है कि ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई तो भाई वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करना, बचाना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। अगर हम पेड़ पौधे, जंगल, एनिमल्स को नहीं बचाएंगे तो ये जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सो द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के समय पर हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ही तेजी के साथ एक रैपिड डिक्लाइन हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। किस चीज का बचा, देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। तो फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है लगातार, उसको बचाने के लिए कंजर्वेशन यहां पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, उनको बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। बट क्वेश्चन आता है कि क्यों, वाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? क्या जरूरत है इन पेड़ पौधों को, इन जानवरों को बचाने की? क्या जरूरत है भैया? पेड़ों को कटने दो, जानवरों को खत्म होने दो, क्या जरूरत है इनको बचाने की? तो देखिए सिंपल सी बात है,
सबसे पहला रीजन यहां पर यह है कि अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो हमारा जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, जो एक बैलेंस बना हुआ है वाटर, एयर, सॉइल के अंदर, वो कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, साथ ही साथ एक बैलेंस, लाइफ सपोर्ट का एक बैलेंस बनाए रखने के लिए ये प्लांट्स, एनिमल्स जरूरी हैं। बिकॉज वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। और इस इंटरडिपेंडेंसी को बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जरूरी हो जाता है बच्चा। साथ ही साथ अगर देखिए कोई प्लांट, एनिमल खत्म होते चले जाएंगे तो वो फिर विलुप्त हो जाएंगे, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। तो अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स की डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचा के रखने के लिए भी हमारे लिए जरूरी है कि हम कंजर्वेशन करें, प्रिजर्व करें इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को। आज के समय पर काफी सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, जो आज से 20, 25, 30 साल पहले हुआ करते थे, बट आज दे आर एक्सटिंक्ट, नहीं है आपके सराउंडिंग में, नहीं दिख रहे आपको। तो उनको बचाना भी जरूरी है, क्योंकि हर एक प्लांट, हर एक एनिमल का, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रोल है। ईश्वर ने जिसको जो रोल दिया है वो जरूरी है, तभी एक बैलेंस बैठता है, अदरवाइज देयर विल बी इम्बैलेंस। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो तो अगर हम एग्रीकल्चर की ही बात करें तो आज भी काफी सारे एरियाज में लोग ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं। अगर हम फिशरीज की बात करें तो आज भी काफी सारे लोग जो हैं एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पर ही डिपेंडेंट है, यानी कि अलग अलग तरीके की मछलियां जो हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक मछली का, हर एक जो अपना बायोडाइवर्सिटी है ओशंस के अंदर भी, उसका भी अपना एक रोल है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां से आपके एग्जाम में 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको यही तीनों पॉइंट्स वहां पर लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो आपको यही 3 पॉइंट्स यहां पर लिखने हैं बच्चा। तो देखिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, 90s, 60s और 70s की जब बात आती है तो उस टाइम पर काफी सारे लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करी। काफी सारे कंजर्वेशनिस्ट लोगों ने कहा कि भैया एक नेशनल लेवल पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास करा, और गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करी। तो क्या हुआ, कैसे करेंगे प्रोटेक्ट? सो यहां पर गवर्नमेंट ने एक लिस्ट तैयार करी, इसको ऑल इंडिया लिस्ट कहा गया, और उस लिस्ट के अंदर जो भी वाइल्ड लाइफ का नाम है, सरकार ने कहा कि हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसकी हंटिंग पर बैन लगा दिया गया, उसकी पोचिंग पर बैन लगा दिया गया, यानी कि इलीगल तरीके से आप इन जानवरों को जो इस लिस्ट के अंदर हैं उनको हंट नहीं कर सकते। सो काफी सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने यहां पर लिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया हंटिंग नहीं होगी, आप जानवरों को अब हंट नहीं कर सकते। पहले तो शौक था राजा महाराजाओं का। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम जितने भी एनिमल्स हैबिटेट्स हैं, जहां पर एनिमल्स रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ के ट्रेड पर भी बैन लगा दिया। पहले क्या होता था, लोग ट्रेड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग तो आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में दिखाते थे कि भैया अपना बड़ा सा महल दिखाया हुआ है किसी बड़े बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, और वहां पर अपना शेर की खाल लगी हुई है, किसी जानवर का सिर लगा हुआ है। तो कहां से आ रहा है ये सब? या तो हंटिंग करके आता था या ट्रेड के थ्रू आता था। तो सरकार ने कहा अब नहीं चलेगा ये सब। सो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने क्या करा, हंटिंग पर बैन लगा दिया। साथ ही साथ एनिमल्स का जो हैबिटेट था उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बना करके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कह दिया गया कि भैया वाइल्ड लाइफ के अंदर आप ट्रेड नहीं करोगे, आप किसी जानवरों को इस तरीके से बेचोगे नहीं। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने यहां पर करी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये ईयर यहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर यहां पर एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। इसके अलावा देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे काम करे।
जैसे कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर चलाए, यानी कि बहुत सारे जानवर, जैसे कि आपका टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, इसके अलावा द कश्मीर स्टैग हो गया, साथ में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हो गया, घड़ियाल्स हो गए, एशियाटिक लायन हो गया, इसके अलावा स्नो लेपर्ड हो गया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। इन अलग अलग जानवरों को, स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या करा, यहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए ताकि इन एनिमल्स की भी हंटिंग, ट्रेडिंग पर बैन लगाया जा सके। तो अपने लेवल पर गवर्नमेंट ने ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी चलाए सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कहिए या सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट कहिए, दैट वाज प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे भी। इसके अलावा बच्चा यहां पर अगर आप देखो प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे मैंने आपको बताया, शेर, टाइगर्स की जब बात आती है तो टाइगर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। टाइगर को जब भी हम देखें तो अगर आप टाइगर्स की पॉपुलेशन पर एक नजर डालो तो 1827 में भारत के अंदर 55,000 टाइगर्स थे और ये नंबर 1973 तक आते आते 268 पहुंच गया। क्लास 9th में आपको ध्यान होगा, आपने चैप्टर पढ़ा था और उसमें बताया गया है कि कैसे अंग्रेजों ने टाइगर्स की हंटिंग के लिए लोगों को पैसा दिया, हंटिंग को प्रमोट करा, जिस वजह से बहुत बड़े लेवल पर डिक्लाइन हुआ। तो जब टाइगर्स का नंबर इतना कम हो गया तो सरकार जागी कि भैया कुछ करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करा गया, जिसके बाद टाइगर्स का नंबर धीरे धीरे यहां पर जो है बढ़ता चला गया। थोड़ा सा घट भी रहा है बाद में बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, बट स्टिल वी आर डूइंग गुड इन दिस। इसके अलावा यहां पर अगर प्रोजेक्ट टाइगर को देखें तो टाइगर्स की पॉपुलेशन लगातार कम क्यों हो रही थी, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन की जब बात आती है तो सबसे पहला रीजन है पोचिंग फॉर द ट्रेड। इलीगल तरीके से टाइगर्स की क्या करी जाती थी, हंटिंग करी जाती थी और टाइगर्स को बेचा जाता था। खास तौर पर टाइगर की जो स्किन होती थी, जो चमड़ी होती थी, उसका बहुत बड़े लेवल पर व्यापार होता था। इसके अलावा श्रिंकिंग हैबिटेट्स, लगातार क्या हुआ, हमने फॉरेस्ट का कटिंग करी, डिफॉरेस्टेशन हुआ और अब भाई टाइगर कहां रहेंगे, जंगल में ही तो रहेंगे, बट डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट कवर लगातार डिक्लाइन कर रहा है। तो जो टाइगर्स का नेचुरल हैबिटेट है, इट इज कॉन्टिन्यूसली श्रिंकिंग, वो लगातार कम होता जा रहा है। साथ ही साथ डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज। अब भाई टाइगर है तो ये पेड़ अमरूद तो खाएगा नहीं, सेब तो खाएगा नहीं, इसको तो चाहिए खाने के लिए कोई जानवर ही। तो लगातार उन स्पीशीज का भी कम होना हो रहा है। मान लीजिए अगर इसको किसी रैबिट को खाना है, किसी और जानवर को खाना है, तो उनका नंबर भी लगातार कम हो रहा है बिकॉज ऑफ हंटिंग, बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग इन द नेचुरल हैबिटेट्स। तो जब खाने को नहीं मिलेगा तो कैसे बचेगा टाइगर? इसके अलावा जो टाइगर्स की स्किन थी, बोन्स थी, उनको भी एशियन कंट्रीज के अंदर मेडिसिन के तौर पर यूज करा जाता था। अब स्किन और बोन अगर टाइगर की चाहिए तो भैया इसको मारना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहां पर हमें होती हुई देखने को मिलती थी। और खास तौर पर टाइगर्स की सबसे स्पेशल बात क्या है कि ये टाइगर्स जो है आपको ज्यादातर नेपाल और इंडिया वाले हिस्सों में ही देखने को मिलते हैं, इनका ये नेचुरल हैबिटेट है। तो यहां पर लगातार टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही थी। सो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आई ताकि इस नंबर को बचाया जा सके। तो 1973 में जब टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे कम हो गई, सरकार ने कहा कि चलो भैया एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, दैट वाज प्रोजेक्ट टाइगर। सो दिस प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973। दिस ईयर बिकेम्स इंपॉर्टेंट। ये ईयर यहां पर क्या हो जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गवर्नमेंट ने 39 टाइगर रिजर्व्स पूरे भारत के अंदर एस्टैब्लिश करे। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की यहां पर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स में आपको देखने को मिलता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, दैट इज इन उत्तराखंड, माय प्लेस। देन आपको देखने को मिलता है सुंदरबन नेशनल पार्क, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दैट इज इन मध्य प्रदेश। साथ ही साथ सरिस्का सेंचुरी और सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, मानस नेशनल पार्क इन असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं जिनके हमने यहां पर नाम देखे। अरे कहां गई, हाँ स्लाइड आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, स्टेट्स हैं। यहां से कई बार एमसीक्यू
पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, एक बार नजर डाल लो इस पर, जस्ट गो थ्रू इट वंस। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। 39 टाइगर रिजर्व्स गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करे, जिसमें से ये कुछ टाइगर रिजर्व्स जो हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखना। कई बार आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आगे वेस्ट बंगाल लिख देगा, कहेगा भैया मैच करो, फिर सुंदरबन नेशनल पार्क उसके आगे उत्तराखंड लिख देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा, तो वो आपको बताना होगा उसके हिसाब से। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद अगर हम यहां पर देखें तो गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे काम करे। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सिर्फ वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स को बचाने से काम नहीं चलेगा। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करा और गवर्नमेंट ने बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात करी। गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पर ध्यान देंगे और इंटेंसिव लेवल पर कंजर्वेशन प्रमोट करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। जैसे कि इंसेक्ट्स की बात होने लगी कंजर्वेशन प्लानिंग के अंदर कि भैया जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको भी बचाना जरूरी है। तो जब वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 1986 पास करा गया तो उसके अंदर बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई जैसी स्पीशीज को भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज के अंदर रखा गया। यानी कि 1980-86 के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ ये जो बड़े बड़े जानवर हैं इन पर ही ध्यान नहीं देना, हमें पूरी बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान देना है। तो जो आपके बटरफ्लाइज, मोथ्स, ड्रैगन फ्लाई वगैरह हैं, इस पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू करा। इनके कंजर्वेशन की बात भी गवर्नमेंट ने करी 1980-86 वाइल्ड लाइफ एक्ट के साथ। साथ ही साथ 1991 में गवर्नमेंट ने प्लांट्स के प्रोटेक्शन को लेकर के भी काम करा और 6 स्पीशीज से शुरुआत करी। आज तो बहुत सारे हैं अंडर द प्रोटेक्टेड लिस्ट। तो कुल मिलाकर के आज के समय पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट एक ब्रॉड लेवल पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है और इस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, स्पीशीज को गवर्नमेंट लेकर के चल रही है। क्योंकि अगर सबको बैलेंस करके चलेंगे, सबका कंजर्वेशन लेकर के चलेंगे तभी काम चलेगा, वरना एक को बचाएंगे बाकी खत्म। तो एक बैलेंस का होना यहां पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। साथ ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी हम लोगों ने समझा और फ्लोरा एंड फोना की जो इंपॉर्टेंस है वो भी देखी। अब बात करेंगे नेचुरल फॉरेस्ट की। देखिए भारत के अंदर आज भी काफी सारे एरियाज के अंदर हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये जो नेचुरल फॉरेस्ट है इसको 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम कोशिश करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि इन तीनों कैटेगरी के डिफरेंसेस क्या हैं। सो नाउ विल लुक इनटू द डिफरेंसेस ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि जब बात आती है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की, तो हमें अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, उनके अपने कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले बात करें अगर रिजर्व्ड फॉरेस्ट की, तो मोर देन 50% रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, दैट इज समवेयर अराउंड 56.64%। तो 56.64% आपको रिजर्व्ड फॉरेस्ट भारत के अंदर देखने को मिलेगा। भारत में भी किन एरियाज में, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, इन इलाकों में आपको रिजर्व्ड फॉरेस्ट देखने को मिलता है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट की क्या खास बात है बच्चा? सबसे पहली बात, नाम से ही पता लग रहा है कि भैया रिजर्व्ड है, नजर मत डालना इस पर। तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इस एरिया के अंदर हंटिंग या लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। सो देयर इज अ टोटल रेस्ट्रिक्शन ऑफ हंटिंग एंड मूविंग ऑफ पीपल इन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरियाज। यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उसको बचा करके रखती है, कंजर्व करके रखती है। यानी कि हमारे देश की जो सबसे बेहतरीन टिम्बर है, सबसे बेहतरीन लकड़ी है, सबसे बेहतरीन पेड़ है, एनिमल्स है, वो आपको इन्हीं रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स इट, कंट्रोल है गवर्नमेंट का इन इलाकों में। रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बाद आता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज समवेयर अराउंड 1/3, यानी कि 28.59% के आसपास जो है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपको ज्यादातर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा वाले इलाकों में देखने को मिलता है। इसकी कुछ खास बात क्या है कि यह भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, नाम से ही पता लग रहा है प्रोटेक्टेड। यहां पर कटिंग ऑफ ट्रीज अलाउड तो है,
बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। यानी कि गवर्नमेंट ने यहां पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया। जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है उनको कहा कि आप फॉरेस्ट का इस्तेमाल तो कर सकते हो, अलाउ कर दिया, बट देयर आर लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट, कम रेस्ट्रिक्शंस हैं। साथ ही साथ यहां पर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि भाई जो फॉरेस्ट लैंड है, जो वहां की वाइल्ड लाइफ है, जो वहां के प्लांट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो सबसे पहले आते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जहां पर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उसके बाद आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहां पर रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से कम हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट इज समवेयर अराउंड 15%। तो ये 14.84% एरिया जो है आपके फॉरेस्ट का, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, और ये ज्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया और गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट की क्या खास बात है कि यहां पर गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटीज को साथ लेकर के कंजर्वेशन का काम करती है। यानी कि सरकार यहां पर कोशिश कर रही है कि हम लोकल कम्युनिटीज को भी लें, और ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, इस पर सरकार के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी क्या होता है, प्राइवेट कम्युनिटीज का भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। यानी कि जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, दे वर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। बट जब अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात आती है, तो यहां पर आपको सरकार के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल या लोकल कम्युनिटीज भी फॉरेस्ट एरिया पर कंट्रोल करते हुए देखने को मिलती हैं। तो ये 3 तरह के फॉरेस्ट हैं इंडिया के अंदर, और उनके क्या फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस करे, किन एरियाज में पाए जाते हैं वो हमने देखा। एक बार इस पर आप नजर मार लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए प्लीज, इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे की तरफ अगर हम चलें, तो देखिए जब बात आती है यहां पर रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो इन फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज यहां पर जो भी लकड़ी पाई जाती है, टिम्बर पाई जाती है, या जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको पूरी तरीके से मेंटेन करके रखा जाता है। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हमें सबसे ज्यादा, या कहें परमानेंट फॉरेस्ट हमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। सो मध्य प्रदेश इज द स्टेट विच हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट कैटेगरी, 75%। तो मध्य प्रदेश जो है वहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, ये फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है बच्चा। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन को। देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन के लिए क्या कुछ किया वो हमने समझा, वो हमने देखा। गवर्नमेंट के लेवल पर क्या एफर्ट्स हुए, क्या प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लेकर के आई वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वो हमने समझा। बट कम्युनिटीज ने क्या करा, हम लोगों ने क्या करा? तो लोकल कम्युनिटीज का रोल यहां पर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इंडिया की जब बात आती है, तो इंडिया में आप देखो हमारी संस्कृति ऐसी है कि वी आर द नेचर वर्शिपर्स। भारत के जो इंडिजिनस लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, नेचर की वर्शिप करते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में या आज भी काफी सारे घरों में लोगों के यहां तुलसी का पौधा होता है, उसकी पूजा करी जाती है। अब तो फ्लैट कल्चर आ गया, तो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, तो वो चीजें कम हो रही हैं। बट स्टिल आज भी काफी घरों में भारत के आपको तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। मेरे अपने घर में भी है, जिसकी पूजा होती है। तो जब बात आती है कम्युनिटी लेवल पर क्या करा गया, तो देखिए क्या है कि भारत के अंदर आज भी काफी सारे एरियाज में लोकल कम्युनिटीज ने स्ट्रगल करा वहां के प्लांट्स, एनिमल्स को, वहां के नेचुरल हैबिटेट्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। और सबसे पहले अगर बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व की, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान की कहानी बड़ी अजीब है। यहां पर गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स थे, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई वहां का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो जंगल वगैरह है, उसको काटा जाए, और वहां पर गवर्नमेंट के कुछ अपने प्लान्स थे। तो जो लोकल कम्युनिटीज थी उन्होंने सरकार के खिलाफ ही मुहिम छेड़ दी, गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ ही उन्होंने आवाज उठा दी, और खुद वहां का जो नेचुरल हैबिटेट था उसको प्रोटेक्ट करने का काम करा। सो फ्रॉम सरिस्का टाइगर रिजर्व टू अलवर, अलवर के अंदर तो और नेक्स्ट लेवल पर जाकर के चीज हमें होती हुई देखने को मिलती है। अलवर के अंदर क्या हुआ कि आसपास के 5 गांव के लोगों ने मिलकर के 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया, और उसको नाम दिया भैरव देव ढाकव सेंचुरी। तो
तो अलवर हो गया, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्होंने खुद आगे बढ़ करके क्या करा, वहां का जो फॉरेस्ट एरिया था, जो वहां के वाइल्ड लाइफ थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करा। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज कर दी, साथ ही साथ अलवर के अंदर लोगों ने 5 गांव के लोगों ने मिल करके 1200 हेक्टेयर एरिया ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करा, नाम दे दिया उस एरिया को भैरव देव ढाका सेंचुरी। तो भैया लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके क्या करा, यहां पर प्रोटेक्शन का काम करा नेचुरल हैबिटेट्स के, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, यहां पर लोगों ने पूरी कोशिश करी कि भाई जो भी वहां की वाइल्ड लाइफ है, जो भी वहां के फॉरेस्ट हैं, उनको हंट नहीं करने दिया जाएगा, हम उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। So the local communities of these areas played a very important role in the conservation of the natural habitat, the forest and wildlife around these areas. साथ ही साथ अगर हम बाकी एरियाज की बात करें, बाकी एग्जांपल समझने की कोशिश करें, तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, हिमालयन एरियाज के अंदर 1973 में चिपको मूवमेंट हमें उत्तराखंड के अंदर होता हुआ देखने को मिला, जिसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही इनकी डेथ हुई है। सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें, ही वॉज द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट। यहां पर उत्तराखंड के टिहरी के आसपास के इलाकों में लेडीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की शुरुआत हमें होती हुई देखने को मिली। जब यहां पर पेड़ों को काटने की बात आई, डिफॉरेस्टेशन की बात आई, सो व्हाट द लेडीज ऑफ दिस एरिया डिड अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने पेड़ों को जाकर के हक कर लिया, ट्रीज को जाकर के हक कर लिया। यानी कि दे सिंपली चैलेंज द अथॉरिटीज कि भैया अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें को काटना पड़ेगा। तो चिपको मूवमेंट के अंदर हमें यह चीज होती हुई यहां पर देखने को मिली। साथ ही साथ यहां पर बीज बचाओ आंदोलन हमें देखने को मिला। बीज बचाओ आंदोलन की जब बात आती है तो हम क्या देखते हैं, हम यहां पर यह देखते हैं कि भाई यहां की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न्स का इस्तेमाल करती थी, ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करती थी, उन्होंने दिखाया कि कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, बिना सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल करें एक ठीक ठाक लेवल पर जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो बीज बचाओ आंदोलन के अंदर ट्रेडिशनल सीड्स को प्रोटेक्ट करा गया। साथ ही साथ यहां पर लोगों को मैसेज दिया गया कि आप किस तरीके से डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो बिना सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल करें, और उसमें कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। तो लोकल लेवल पर भी हमें काफी बड़े लेवल पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला लोगों का, चाहे वो चिपको मूवमेंट हो, चाहे वो बीज बचाओ आंदोलन हो, टिहरी उत्तराखंड के आसपास के इलाकों के अंदर। सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको मूवमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वहीं साथ ही साथ आप एक बार इस पर नजर डाल लीजिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और यहां पर आपके लास्ट टॉपिक पर आएंगे, दैट इज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड द सेक्रेड ग्रूव्स। इसके अलावा 1988 में उड़ीसा के अंदर पहली बार लोकल कम्युनिटीज को साथ लेकर के गवर्नमेंट ने ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर काम करा। देखिए उड़ीसा के अंदर सबसे पहला रेजोल्यूशन पास हुआ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर के फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कर रही है, यानी कि एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत उड़ीसा के अंदर हमें होती हुई देखने को मिली 1988 से। इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने विलेजर्स को साथ लिया, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने विलेजर्स को साथ लिया, लोकल कम्युनिटीज को साथ लिया और खुद मिलकर के उनके साथ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लगे। एंड ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट अराउंड द एरिया। क्यों? देखिए लोकल कम्युनिटीज के पास लिमिटेड रिसोर्स है, बट अगर उनको सरकार का, अथॉरिटीज का योगदान भी मिलेगा तो क्या होगा, उससे उनकी शक्ति जो है और बढ़ जाएगी। और अगर लोकल कम्युनिटीज का सपोर्ट गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को मिलेगा तो उनका काम भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहां पर क्या कोशिश करी गई, यहां पर गवर्नमेंट ने लोकल कम्युनिटीज को कहा कि भाई आप लकड़ी छोड़ के, टिम्बर को छोड़ करके जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका लाइवलीहुड भी बना रहे और आप बदले में हमारी हेल्प करो, मदद करो, क्या करने में, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने में। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेसफुल प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। और कहां से शुरुआत हुई, उड़ीसा से हुई। कई बार यहां से क्या आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है, जिसमें वो आपसे
ईयर भी पूछ सकता है या स्टेट भी पूछ सकता है कि भैया शुरुआत कहां से हुई थी, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ईयर इज 1988 एंड स्टेट इज ओडिशा। लास्ट टॉपिक है अपना सेक्रेड ग्रूव्स। देखिए क्या है कि आज भी भारत के कई इलाकों में हम क्या देखते हैं कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं, सोसाइटीज हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग, दे आर प्रिजर्विंग द प्लांट्स अराउंड देम, दे आर वर्शिपिंग देम, उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें मुंडा और सांथाल कम्युनिटी की इन द छोटा नागपुर रीजन, तो छोटा नागपुर रीजन की जो हमारी मुंडा और सांथाल ट्राइब्स हैं, व्हाट दे डू, दे सिंपली वर्शिप महुआ एंड कदम ट्रीज। तो ये कम्युनिटीज महुआ और कदम ट्रीज की क्या करती हैं, वर्शिपिंग करती हैं। साथ ही साथ उड़ीसा, बिहार के आसपास के जो ट्राइब है, ये क्या करते हैं, टेमरिंड और मैंगो ट्रीज की वर्शिपिंग करते हैं एट द टाइम ऑफ वेडिंग। इनके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो हम क्या देखते हैं कि राजस्थान का जो बिश्नोई विलेज है या कहें बिश्नोई कम्युनिटी है, दे आर वेरी पॉपुलर। व्हाट दे डू, दे सिंपली प्रोटेक्ट द ब्लैक बक्स, जिनको चिंकारा कहा जाता है। अपने सलमान खान बड़े परेशान रहे इस चक्कर में। नील गाय, पिकॉक्स, दे प्रोटेक्ट देम, दे कंजर्व देम एंड दे एंश्योर कि कोई भी क्या करे, इनको हार्म ना करे। क्यों? क्योंकि ये इनकी कम्युनिटी का, ये प्लांट्स, ये एनिमल्स इनकी कम्युनिटी का क्या है, इंटेग्रल पार्ट है। तो भारत के अंदर काफी सारे कम्युनिटीज आज भी पेड़ पौधों की वर्शिपिंग करते हैं। और देखिए जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति के अंदर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी जिसके साइंटिफिक रीजन है। हम कोई भी काम ऐसे नहीं कर रहे। भारतीय संस्कृति के अंदर कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीजन होता है। आप देखते हो कि हम लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, दे आर द ऑक्सीजन फैक्ट्री। पहले के समय में क्या होता था, गांव देहात के अंदर हम देखते थे कि भैया बरगद का पेड़ लगा है गांव के बीचम बीच, पीपल का वृक्ष लगा है बीचम बीच, तो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस थी कि भाई ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के आज भी काफी सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो इस चीजों पर काम कर रही हैं। दे वर्शिप द ट्रीज अराउंड देम, और उन्हीं पेड़ों को, उन्हीं प्लांट्स को हमने सेक्रेड ग्रूव्स का नाम यहां पर दिया, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनको वो बचाते हैं, अपनी कम्युनिटी का, अपनी सोसाइटी का इंटेग्रल पार्ट मानते हैं। तो सेक्रेड ग्रूव्स के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ एक बहुत ही छोटा चैप्टर भी है। तो इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं बच्चा, विद द मैसेज ऑफ सेव प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिकॉज इफ वी सेव प्लांट्स एंड एनिमल्स, तभी हम अपने अर्थ को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपनी इकोलॉजी को बचा पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एवरीबडी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट भी आप मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी आज की क्लास में इतना ही। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स वगैरह आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबडी।